माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि इस सभा के निम्नलिखित माननीय निर्वाचित सदस्यों ने लोकसभा से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सुश्री दिया कुमारी, मध्य प्रदेश के मुरैना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से माननीय श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्रीमती रीता पाठक जी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय श्रीमती गोमती साय, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित माननीय अरुण साव। मैंने इन सदस्यों के त्यागपत्र को दिनांक 6 दिसंबर 2023 से स्वीकार कर लिया गया है। प्रश्नकाल 61 श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपना संक्षिप्त में सवाल पूछे। माननीय मंत्री जी से भी आग्रह वह संक्षिप्त में जवाब दें। मैं हर बार कहता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, मुझे लगता है कि इस बार मेरा आग्रह को स्वीकार करेंगे। सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराए पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कंपनियों पर छोड़ दिया गया है। क्या सरकार समाज के निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में सब्सिडी देने के लिए कोई योजना बना रही है, जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है? अध्यक्ष जी, नागर विमानन क्षेत्र 1993 से समस्त रूप से एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूं कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के आर्ग्यूमेंट है उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन क्षेत्र में 2014 में केवल 6 करोड़ यात्री होते थे, पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 14.5 करोड़ यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजना ही है, जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि उड़ान उन क्षेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन शहरों को नागरिक उड़ान मंत्रालय के नक्शे से ही मिटाया गया था। और ऐसे कई शहर हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने स्वतः अपने आप इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर ये संभव कर पाया है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में झरसुगुड़ा का एयरपोर्ट, असम में रूपसी का एयरपोर्ट,
राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट्स हैं। कुल मिलाकर 76 एयरपोर्ट्स हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियान्वयन, और उसी के साथ 1,30,00,000 ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैठकर सफर नहीं किया, केवल प्लेन को ऊपर से देखते थे। वो उड़ान योजना के तहत आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। और जहां तक हम लोग एयर फेयर्स की बात करें, पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनैलिटी के आधार पर एयर फेयर्स चलती है विश्व भर पर। लो सीजन होता है वर्षकाल के जुलाई से अक्टूबर तक, दशहरे के बाद हाई सीजन शुरू होती है और जनवरी तक, और उसके बाद दोबारा लो सीजन शुरू होती है। और आज हमारे जो एयर फेयर्स हैं वो फर्स्ट एसी के मूल्यांकन में ही पूर्ण रूप से कम्पिटिटिव हैं, और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज 14.5 करोड़ यात्री हमारे हैं, ये बढ़कर 42 करोड़ यात्री इस देश में बनेंगे। 3 गुना ज्यादा ये क्षेत्र बढ़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार अपनी स्वयं के पूर्ण रूप से नियंत्रित सरकारी एयरलाइंस संचालन करने की कोई योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और सर, अभी आपने उड़ान योजना की बात कही, अभी अगल बगल आजमगढ़ के अगल में अयोध्या का आपने इतना भव्य एयरपोर्ट बना के उसको संचालन करा दिया, गोरखपुर का एयरपोर्ट बन गया, आजमगढ़ का एयरपोर्ट सर पिछले 2 वर्ष से बनकर तैयार है। सरकार इस एयरपोर्ट को कब संचालन करेगी, इसका भी जवाब माननीय मंत्री जी दें। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सरकार ने विनिवेश एयर इंडिया का भी किया है, और यही चमत्कार देखिए, केवल एक नेतृत्व है जिसकी एक संकल्पता थी कि भारत को एक नए नागर विमान क्षेत्र में हमें प्रवेश करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पता के आधार पर वो एयर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है। और आप देखिए अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में 2014 में केवल 400 प्लेन थे, वही एयर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कंपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ऑर्डर, 470 प्लेन का ऑर्डर विश्व में डाला है, 250 बोइंग के साथ और 220 एयरबस के साथ। ये परिवर्तन आया है क्षेत्र में। और जहां तक माननीय सांसद महोदय ने अपनी चिंता जताई आजमगढ़ के बारे में, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता के साथ साथ हमारी भी चिंता भी है। और आजमगढ़, श्रावस्ती और आसपास के एयरपोर्ट्स की अभी वर्तमान में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम आपको आश्वस्त करवाते हैं। उड़ान योजना के आधार पर हमने एक रूट भी दे दिया है आजमगढ़ से लखनऊ के लिए, और आने वाले वर्ष में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसकी शुरुआत भी की जाएगी। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों को 4.5 साल हो गए, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें एक मूल प्रश्न पूछा जाता है, एक सप्लीमेंट्री पूछी जाती है। उसकी हमने सबने पालना की, और आप सब पुराने सदस्य हो गए तो इसकी पालना करें। ईटी मोहम्मद बशीर जी। Sir, with regard to the exorbitant ticket fare in the flights, Honorable Minister in his reply says that what best he can do is this. Ministry had consultation with the airlines, and the representatives were advised to self-regulate and keep passengers in rest in the mind while fixing the rate in the aircraft. So I am asking you, what kind of self-regulation they are doing, sir, except in like blood-squeezing kind of exploitation from the passengers. That's what they are doing, sir. You may give many advice, but how they are responding? Sir, you have to realize one thing. During the vacation period,
holidays, and for treatment, for all these kind of things. People are coming from abroad. They are exploiting like anything, sir. There is no control. Government is washing their hand. Government says that they have nothing to do. Sir, before this rule, there was another provision. That was there. In that act rules, it was allowed to interfere the government in price fixation. Now what is happening, sir? I wish to bring one thing to the notice of the Honourable Minister. That is the Parliamentary Standing Committee on Tourism. That committee report says, sir, you have to take note of it. The committee note that affordable air transport must be growth for India, tourism for India, which is presently reviving. The committee recommends that the ministry may advise suitable monitoring mechanism to keep a check on the sudden surge in the price during the festival season, holidays and natural calamities and things like that. So I am asking the government, whether the government can say that we cannot interfere like that. Are you throwing this into the mercy of the companies, private companies? That's not fair. Government is repairable to taxpayers. I am coming. Government, I am coming to sir. I am coming to the one more point, sir. Regulatory mechanism. One thing. As per the present act, there is a provision that they can make a reasonable profit. That is not defined, sir. What is that reasonable profit you are saying? What is the definition of that? This is nothing but a vague statement like that. Kindly come forward to have a solution to this burning problem in the country now. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीगणों से आग्रह करता हूं, जब मैं आपको बोलने दूं तो फिर उनको आप समय क्यों दे रहे हो? ये तो व्यवस्था मुझे करनी है ना। सर हमारे कोई प्रश्न हमारे नहीं, वो बात ठीक है। इतना प्रश्न लंबा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं सर, मैंने सोचा कि मैं बीच में ना टोकूं। सर हमारे मोहम्मद बशीर साहब बहुत सीनियर मेंबर, ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर एंड समवन हु आई हैव नोन फॉर द लास्ट 20 years. I can very well understand his emotion, but I would like to state on the floor of this House that we must understand the situation in the civil aviation space. The first point I would like to make, and I would urge Speaker Mahoday, आपका थोड़ा संरक्षण मुझे मिले, थोड़ा समय मिले, is that civil aviation is a seasonal sector. You have high season and you have low season. From October till mid-Jan is the high season. After that comes a very low season until April, May when holidays start. And then again you have a high season till mid-June. And this is not limited to India alone. This is a global phenomenon. Having said that, from our side, we have monitored fares. We have a tariff monitoring unit that looks at 60 routes randomly. We have this tariff monitoring unit looks at D30, meaning day 30 fares. If you buy a ticket in advance, day 15 fares, day 7 fares, 3, 2, and 1. There are two ways. If you do a booking in advance, there will be no high fares. But if you do a booking on the last day, then according to the reservation bucket designators, which is the RBD system, fares do rise as far as airlines are concerned. Having said that, I would like to place on record two facts. Fact number one, in the last 3 years, airlines have made losses of close to between 55,000 crores to 1,32,000 crores on an annual basis, all airlines together. COVID has completely destroyed the financial viability of airlines. Even in that environment, our airlines have operated on a very sustainable basis. The second point I'd like to make as far as Bashir Saab's statement is concerned is that when he talks about high fares, if you look at the data, and I'm willing to share that data with him, calendar year January 22 till October 22 and calendar year January 23 till October 23, apart from the month of January, across every month, there has been a decline in fares across most of the routes, keeping seasonality in mind. When there is seasonality, then the fares do go up. Because at the end of the day, Bashir Saab, I'd like to explain to you also, air turbine fuel is close to 40% of the operating cost of an airline. And ATF prices have gone from 55,000 rupees a kiloliter to 1,50,000 rupees a kiloliter. So if they've gone up 3x, and airfares have gone up nowhere in rationale to that.
Today, ATF is down to 1,08,000 rupees a kiloliter, which is still close to about 2.5 times from where it was. So airlines are operating under very extraneous circumstances and still providing relief and travel to a majority of our population at reasonable cost. श्री जुएल ओराम, आप भी शॉर्ट में बोले, आप भी शॉर्ट में बोले, क्योंकि सर, उड़ान में 100 एयरपोर्ट सिलेक्ट हुआ था, उसमें राउरकेला का एयरपोर्ट 5 नंबर में था। राउरकेला एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट में है जिसमें से आपका ये जो हादसा हुआ उत्तरकाशी में, उसमें से हरकुलस प्लेन ने राउरकेला स्टील प्लांट का पाइप को एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया गया। उसी राउरकेला स्टील प्लांट में से कोरोना के समय में आपका ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट हुआ था। इतना स्ट्रेटेजिक और बढ़िया एयरपोर्ट होते हुए उस एयरपोर्ट का डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? उड़ान स्कीम में दो सीरियली 5 नंबर में था। माननीय मंत्री दोनों का मंत्री है, राउरकेला स्टील प्लांट का भी मंत्री है, जमीन उनका है और सिविल एविएशन का है। ये इसको क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मंत्री बताएं। सर, राउरकेला के लिए हमने ये प्रश्न के साथ ताल्लुकात नहीं रखता क्योंकि टिकट प्राइसिंग पर प्रश्न है, पर राउरकेला के लिए हमने प्राथमिकता दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जरूर आके मुझे मिलें। इस पर हम जो विकास और प्रगति की हमारी नीति, इस पर हम लोग जरूर विश्लेषण करेंगे। श्री एन.के. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So the answer of the Honourable Minister would goes to shows that Sub-Rule 1 of Rule 135 of the Aircraft Rules 1937, every air transport undertaking engaged in scheduled air service is required to establish tariff having regard to all relevant factors including cost of operation, characteristics of services and generally prevailing tariff. Sir, my simple question to the Honourable Minister is, who is the authority to monitor the tariff-making system? Sir, we are having the electricity regulatory mechanism, petroleum sector, in almost all the sectors. In order to determine the tariff, there is a regulatory mechanism is there. What is the reason? Even for motor transport also, the state governments are determining the tariff of the bus fare and all these things. Why a speciality or such a privilege is being provided to the airline sector alone? There is no monitoring mechanism, nothing is there, and today the Trivandrum to Delhi cost is... Sir, I would like to respond to Premchandan ji by saying that I have said repeatedly on the floor of this House that the civil aviation sector is a deregulated sector. It was deregulated in the year 1993. We do have a tariff monitoring unit which does monitor 60 routes on a random basis. Wherever we find that there is excessive pricing, that has been conveyed to airlines. And I myself, the last time that prices had gone up, there was a double effect. We had a high season in April, May, and unfortunately one of our airlines in our country, Go First, had shut down. So there was a double effect. And I myself had taken a meeting of the airlines for specific sectors like Leh, Mumbai, Ahmedabad, Srinagar, where fares had gone excessive, and we had told the airlines that they must self-regulate. Also, out of the 315 routes that were plied by Go First in those areas, we gave 68 more routes, and within a period of 10 to 15 days, the prices came down, back down to close to 60-70% from the highs that they had gone to. क्वेश्चन नंबर 70 क्लब कर दें माननीय सदस्य मंत्री जी। 70 एक किराए का संबंधी, आपका नहीं, आपका क्वेश्चन है 70 जो किराए से संबंधित है। क्लब कर दें। के सुरेश जी 70। के सुरेश जी क्वेश्चन नंबर 70 सर। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, my question is, Pravasis of Kerala are suffering extreme difficulties, especially during the holiday season of Christmas, New Year, Onam, Bakrid, and school vacations.
majority of the Gulf passengers traveling from these peak seasons, they are all working class, their salary is very meager salary. So, this is a long pending demand from the Gulf passengers. The peak time of the season, the airfare is going to triple, not only triple, 10 times rising. Okay. So I would like to request Honourable Minister to seriously consider this request from Pravasi Malayalis. Sir, we have 4 airports in Kerala, and I would like to report to this House that all 4 airports have international connectivity at this point of time. Calicut has close to about 416 international flights and connected to multiple cities. So is Kochi, close to about international flights are 564 flights per week, connected to 21 airlines, connected to 16 cities. Kannur also has close to 98 international flights, connected to almost 6 or 7 cities in the Middle East. And Thiruvananthapuram has also close to about 254 flights, connected to almost about 16 or 18 cities across the world. So there is a tremendous amount of connectivity already in Kerala on an international perspective. We have very clearly requested Indian airline companies to increase their travel and their flights from cities in South India to the Middle East based on what Suresh ji has said. And now we are hoping that the airlines will increase their capacity as they increase their fleet. Today we have close to about 635 planes in India in our fleet. As that fleet is increasing with these big orders, I'm very confident in the times to come that Indian Airlines will fly much more to the Middle East. Question number 62, Sri Mahabali Singh. माननीय सदस्य, आप भूमिका मत मानना, सीधे प्रश्न पूछना। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आप पहले प्रश्न संख्या बोले। 377 362 प्रश्न संख्या 62। यस, माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्र में रहने वाले भिंडरों, पटरी तथा फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पहल सरकार ने की है। इससे कारोबार करने वाले लोगों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन यह योजना महोदय लागू किए हुए 3 साल हो गया और अब तक देश में 56 लाख लोग इस योजना से लाभ लेने की स्थिति में हैं। लेकिन महोदय, बिहार देश का जनसंख्या और आबादी के दृष्टिकोण से तीसरा बहुत बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 14 करोड़ है महोदय। लेकिन वहां पर मात्र 56,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिलने की स्थिति में है, जबकि लाखों लोग आवेदन दिए हुए हैं। हमारा क्षेत्र महोदय पार्लियामेंट काराकाट है, वहां पर 5,000 लोगों ने आवेदन दिया और जिसमें मात्र महोदय 2,000 लोगों को ही इस योजना से लाभ मिल रहा है। तो हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा है और बैंक के चक्कर दिन रात काट रहे हैं, तो और उन लोगों को इस योजना से कब लाभ मिलेगा, और जो बैंक एक काम दिलचस्पी से नहीं कर रहे हैं, क्या उन बैंकों पर कोई सरकार ठोस कार्रवाई करने की विचार रखती है? सभापति महोदय,
2014 में जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे काम हो रहा था, उस समय कुछ रिसर्च की गई थी और लगा हमें कि अगर हमारी शहरी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 45 करोड़ है और इसमें से स्ट्रीट वेंडर्स या रेडी पटरी पे जो अपना काम करते हैं उनकी क्या नंबर्स होंगे, तो हमने ये अंदाजा लगाया था कि 2% या 2.5% स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जो करीब 90 लाख के करीब फिगर आता है। सभापति महोदय, ये एक ऐसी विशेष केंद्रीय योजना है और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया महामारी के दौरान, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ, जो कृषि क्षेत्र में हमारे बहन भाई काम करते थे या इंडस्ट्री में काम करते थे, सरकारी दफ्तरों में काम करते थे, उनको तो तनख्वाह मिलती रही, पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेडी पटरी पे चलाने पे काम करने वाले, उनका काम पूरा रुक गया और ये मनी लेंडर से 300% इंटरेस्ट पे लोन लिया करते थे। इनकी बहुत ही गंभीर स्थिति थी और ये स्कीम जब रोल आउट हुई महामारी के दौरान, एक दिन में इसकी गाइडलाइंस नोटिफाई हो गए और बहुत ही जल्दी ये बहुत सफल हो गई स्कीम। आज के दिन ये स्कीम में 56 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द फर्स्ट लोन। अगर उसको आप सेकंड और थर्ड लोन मिला दें तो 73 लाख हैव अवेल्ड। तो बैंक्स शुरू में प्रॉब्लम हुई, पर मैं समझता हूं कि अगर 73 लाख लोगों को 56 लाख फर्स्ट लोन, फिर सेकंड लोन, थर्ड लोन, अगर बैंक्स कोऑपरेट नहीं करते तो मैं समझता हूं कि इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द स्कीम टू रोल आउट विथ सच एफिशिएंसी। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उन्होंने देखा क्योंकि जो लोन का अमाउंट है, पहला लोन 10,000 रुपया, उसको आप समय से लौटा दें, देन यू गेट द सेकेंड लोन ऑफ 20,000, अगेन ऑल इंटरेस्ट फ्री, और उसको लौटा दें तो 50,000 का लोन। तो आज ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स। जहां तक बिहार की बात है, आई डोंट नो सर इफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बिहार और ऑन द स्कीम, बट द फिगर्स आई हैव फॉर बिहार, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद यू। द फर्स्ट लोन टारगेट एलोकेटेड वाज 1,61,000 स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें ऑलरेडी 59% टारगेट अचीव हो चुका है और जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं इसमें 94,519 हैं और टोटल लोन्स डिसबर्स्ड हैं 1,16,689। वैल्यू ऑफ द लोन्स डिसबर्स्ड इज 142.61 करोड़, जिसमें विमेन बेनिफिशियरीज 33,122 35% है, डिजिटली एक्टिव 46% है। माननीय सभापति महोदय, मुझे लग रहा है कि जो मेरे पास आंकड़े हैं और जो माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर दे रहे हैं, मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूं। हमारे पास स्टेट वाइज स्टेटिस्टिक्स भी हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटिस्टिक्स भी हैं, क्योंकि बेनिफिशियरीज की जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, आई विल नॉट पुट देम आउट बिकॉज वो तो प्रिवेसी की बात हो जाएगी। अभी टारगेट भी बढ़ाएं, ये भी बताओ सबको। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं सर। मैंने कहा था कि अगर हमने जो एस्टिमेशन किया था 2014 के एक्ट के समय कि देयर वुड बी 2 or 2.5%, today we original target when the cabinet approved the proposal, honorable speaker, was 42 lakhs. We have already disbursed 53 lakhs and we are taking it up to 60-75 lakhs. So the numbers of beneficiaries is increasing. One should, in the overall context, understand that there are three separate issues involved here. One is the identification and respect of those who conduct their trade through street vending, number one. Number two is to ensure that the local authorities provide them that respect. And the third thing is to incentivize them to come and accept the loans and then to facilitate that.
The fact that we have gone from a target of 42 lakhs, which was achieved, on to 53 lakhs, we are going on to 60 and 70 lakhs, which means the scheme is doing well. If there are local situations in any one part of the country where there may be factors which perhaps are local, we are very happy to help out. बट केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी कोशिश यही है कि इस योजना को मैक्सिमम हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इसका लाभ मिले और इसके लाभार्थी मिले. और मैं पर्सनली आई एम रेगुलरली इन टच विद द नेशनल फेडरेशन, अरविंद सिंह जी एंड ऑल दोस. और हमको कभी किसी इन डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी या ग्रीवेंस कमिटीज में थोड़ी सी वहां पे काम ज्यादा तेजी से नहीं हो रहा. मैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखता हूं. बट आई बी हैप्पी टू सिट विद द ऑनरेबल मेंबर एंड लुक एट एनी स्पेसिफिक इश्यूज व्हिच माइट. ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि इसका आंकड़ा और हम बढ़ाएंगे, क्योंकि यह देश 140 करोड़ का देश है और इसमें 56 लाख का 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शहर में रहने वाले इस तरह के कारोबार करने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ से ऊपर है. तो इसको तो बढ़ाना अनिवार्य है ही. लेकिन माननीय मंत्री महोदय से हम ये जानना चाहते थे, मेरा क्वेश्चन है महोदय, कि काराकाट लोकसभा में 5000 लोगों ने आवेदन दिया था. वो सासाराम जिला मेरे ही क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद जिला का 3 विधानसभा मेरे क्षेत्र में आता है. और 5000 लोगों ने दिया था, जिसमें महोदय मात्र 2000 लोगों का हुआ है और बाकी लोगों को नहीं हुआ हो, और वो 2 साल पहले से आवेदन पड़े हुए हैं. तो ये बैंकों की लापरवाही के चलते महोदय नहीं हो रहा है. तो हमने कहा कि देश के अंदर जो बैंक इसको लापरवाही कर रहे हैं इस योजना को लागू करने में, तो क्या उन बैंकों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है? मेरा प्रश्न. आई वांट टू टेल द ऑनरेबल मेंबर दैट एनी क्लेम दैट देयर आर 10 करोड़. मैं हिंदी में बोलता हूँ, पंजाबी में बोल सकता हूँ, बांग्ला में भी बोल सकता हूँ, पर आपको पसंद नहीं आएगी जो मैं बोलूंगा. देखिए, देश की जनसंख्या टोटल जो है 140 करोड़ आपका सही है, पर उसमें कहना कि उसमें से 10 करोड़ हमारी रेडी पटरी के अपना कारोबार करने वाले, मैं माफी चाहूंगा, ये आंकड़ा ठीक नहीं है. मैंने आपको बताया 2014 के एक्ट पे जब हम लोग काम कर रहे थे, उस समय भी हमने किया था 2% हो सकती है. अगर हमारी शहरी जनसंख्या अभी 45 करोड़ है, उसका भी सेंसस में पता लगेगा, तो 90 लाख हो सकते हैं. तो हम इन 90 लाख की तरफ हम इसको तेजी से ले जा रहे हैं. दूसरी बात आपने कहा कराकर में आपने बात की. मैं आपको जो आंकड़े मेरे पास हैं, मेल 2219, फीमेल 5214 लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 2743 को. नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 2192. टोटल अमाउंट डिस्बर्स्ड 3.47 करोड़. मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की दे सकता हूं, मेरे पास है. और हमारा जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसमें भी हर एक स्टेट के बहुत डिटेल्स में आंकड़े दिए हुए हैं. बाकी जो है आप ये देखिए कि ये जैसे ही ये योजना का निर्णय लिया गया है, बहुत ही जल्द ये सफल हो गई है. और अभी भी मैंने जैसे बताया कि ओरिजिनल टारगेट था 42-43 लाख लोन्स, वो उस समय टारगेट था. अभी ऑलरेडी हम लोग 56 पे पहुंच गए फर्स्ट लोन. सेकंड और थर्ड बनाए तो 74 पे पहुंच गए. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय हम बैंक्स के साथ बात करके, जो एनबीएफसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, हमारा कोशिश रहेगी कि इसको जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स इसका फायदा ले जाना चाहे. पर शायद मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. ये हर एक स्ट्रीट वेंडर शायद इसका अप्लाई करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती हो. महामारी के दौरान क्या हुआ था, क्योंकि उनका कारोबार पूरा बंद हो गया था, उस समय जो पहला लोन लिया 10,000 का, उसमें उन्होंने उसको अपने बाकी लोन्स लौटाने में कोशिश की. अभी 2 स्टडीज जो आई हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की है, उसके अनुसार ये बहुत सफल स्कीम है। इसमें 43% ऑफ द बेनिफिशियरीज जो हैं वो हमारे ओबीसीज हैं, महिलाएं 44% बेनिफिशियरीज हैं। अगर आप SC ST को भी मिला दें तो 60-70% इसके जो लाभार्थी हैं वो ओबीसी SC ST कैटेगरी के हो जाते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया है, देयर क्रेडिट स्पेंडिंग इज ऑल्सो when we go by these figures, we don't. चलिए माननीय मंत्री जी, देखिए ऐसा है। श्रीमती गीता कोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, लगता है बड़ी कंजूसी से दिया है, क्योंकि हमने पिछले 3 वर्ष का पूछा है और उस हिसाब से अगर झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में बहुत कम वेंडरों ने ये लोन लिया है। इसके क्या कारण है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहूंगी कि क्योंकि ये 2020 में ये योजना शुरू हुई, उस वक्त कोरोना काल था और वैसे में कई वेंडर जो लोन लिए उनका काम बंद हो गया या अतिक्रमण के नाम पर उन वेंडरों को हटा दिया गया, तो वो लोग अपना पैसा चुका नहीं पाए, ऋण चुका नहीं पाए, जिनके वजह से उनका सिविल खराब हो गया। तो क्या सरकार के पास वैसे वेंडरों की कोई सूची है, और अगर है तो उन वेंडरों के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ताकि वो पुनः लोन ले सके और अपना व्यापार पुनः शुरू कर सके? ऑनरेबल स्पीकर सर, the figures for Jharkhand Singhbhum, I would like to inform the honorable members, 1,270 males and 514 females. Total number of loans disbursed is 1,784. Number of beneficiaries, the figures for total number of loans disbursed, all these figures I am very happy to share with her, and I think there's a misunderstanding. जो इस योजना में NPAs बनते हैं, NPAs क्या है कि आप पहला लोन लेते हैं 10,000 रुपए का और आपको मान लीजिए 1 साल में उसको लौटाना है, तो ये कोलैटरल फ्री है, तो आपको 1 साल में लौटा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगता, तो आप दूसरा लोन जो है 20,000 का अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके आप 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 का तीसरा लोन 80,000 लेके, ये हमारे जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी में महामारी के दौरान, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। और जो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्टडीज को करता, उनकी जो क्रेडिट स्पेंडिंग है एटसेट्रा, तो उसको आप देखें तो इट्स अ हाईली सक्सेसफुल स्कीम। दूसरा इसलिए सिविल स्कोर इसमें नहीं, कोई इसमें एनपीएस नहीं बने हैं और इसमें सिविल स्कोर इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं लोन में, ये कोलैटरल फ्री लोन्स हैं। मैं समझता हूं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बैंक लोन वाले की इंडिविजुअल हेजिटेशन हो सकती है, पर जब भी हुआ हमें वित्त मंत्रालय से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला और मिला के और लोन ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई हेजिटेशन इज मोर देन एट एन इंडिविजुअल लेवल, इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। इसमें 1 मिनट, माननीय मंत्री जी, आप सभी माननीय सांसदों से आग्रह करें, एक परिपत्र दोबारा जारी करें, और ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे गरीबों के जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है, और सभी माननीय सांसद इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और उसकी पूरी योजना की जब आप जानकारी लेंगे तो उसे परिपत्र में दें कि वहां की नगर निगम, कारपोरेशन, उसमें उसके अप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रोसीजर होता है पूरा हमने भी कराया है, तो सभी एमपी इसमें करें और परिपत्र जारी कर और सभी माननीय सांसदों आग्रह करें ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। ओके, मैंने दे दिया आपका सारा जवाब, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 63 श्रीमती हेमा मालिनी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का एक सपना था कि देश भर की नदियों को आपस में जोड़कर ड्राउट और इरिगेशन की समस्या से निजात के लिए, उसके लिए 2002 में योजना बनाई, वर्किंग ग्रुप
कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। फर्स्ट फेज में सदर्न रीजन के जितने नदियां उनको जोड़ना था, सेकेंड फेज में नॉर्थ के नदियों को जोड़ने का बात हुई, लेकिन अटल जी का सरकार जाते ही ये सारा काम बंद हो गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी का जितना भी इनकम्प्लीट काम था उसको उन्होंने उसको उठाया और सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर की नदियों को जोड़ने के लिए स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया और अप्रैल 2015 में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मेरा आपसे ये सवाल है, देश भर की नदियों को आपस में जोड़ने का जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड पूरा करने को लेकर कुछ तय किया गया है क्या? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न जो है वो बांधों में पानी के स्तर को लेकर के, रिजर्वायर्स को लेकर के था, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वर्गीय अटल जी का सपना था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर करके देश की जो एक वार्षिक समस्या है, चुनौती देश के सामने है कि लगभग देश के 16-17% हिस्से में हर साल अकाल पड़ता है और लगभग इतने ही हिस्से में हर साल बाढ़ की ऐसी स्थिति बनती है, तो एक संतुलन और साम्य जो है वो देश में लाया जा सकता है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, अटल जी की सरकार जाने के बाद में क्योंकि 10 साल तक उसे रोक दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुनः इसको प्रारंभ किया। 31 लिंक ऐसे देश भर में आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उन सब की पीएफआरस बनी, उनमें से 15 से ज्यादा लिंक्स के लिए डीपीआर बनाई गई और डीपीआर बनने के बाद में हमने राज्यों के साथ में उनको शेयर किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों को पहले उस पर सहमति बनाने के बाद में ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। 5 ऐसे प्रायोरिटी लिंक डिसाइड किए गए थे और उन 5 प्रायोरिटी लिंक्स में से मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दोनों राज्यों के बीच में एक ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पानी की सर्वाधिक कमी इस देश में ऐसा माना जाता था, उस बुंदेलखंड के 60 लाख लोगों के पेयजल और 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सके, इस दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक समझौता ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया और उस 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसके लिए 90% ग्रांट भारत सरकार की तरफ से मिले, इसे सुनिश्चित किया है और उस दिशा में हमें स्टेज 1, स्टेज 2 की क्लियरेंसेस सब मिल चुकी हैं, टेंडर की प्रक्रियाधीन है और निश्चित ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक प्रायोरिटी लिंक की डीपीआर बनाने के लिए भी हमने राज्यों से समझौते के लिए आग्रह किया है। राज्यों के साथ में राज्यों के द्वारा आपस में एमओयू हो जाने के बाद निश्चित ही अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है, हम इस दिशा में काम करेंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में कहा गया कि 2030 तक भारत में वाटर की डिमांड जो है सप्लाई से 2 गुना अधिक हो जाएगी। रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कई स्कीम्स चलाए गए हैं। वाटर का स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट और लोकल लेवल पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने के कारण स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से ये पूछना है कि ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। ऑल्सो देश के वाटर की डिमांड और सप्लाई का जो अलार्मिंग गैप है,
इसको लेकर रेन वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग के लिए आज आवश्यकता है फोकस्ड एजुकेशनल इंटरवेंशंस की। लोगों को एजुकेट करने की, जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट द्वारा क्या स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता कि देश की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए और एक ऐसे कठिन दौर में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रही है, उस समय में जब हमारी चुनौती और भी बड़ी है और चुनौतियों के बढ़ने के अनेक कारणों में हमारी बढ़ती हुई आबादी, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया का अगर मानचित्र आर्थिक प्रगति का देखा जाए तो दुनिया की आर्थिक प्रगति में जिन देशों ने प्रगति की है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी का ग्राफ, उसकी बढ़ती हुई बिजली की आवश्यकता का ग्राफ और बढ़ते हुए पानी की आवश्यकता का ग्राफ लगभग एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होता है। ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम 3 से 5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी पानी की मांग और बढ़ने वाली है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां हमारे भूगर्भ के जल की जिस पर हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता थी और उसके अत्यधिक दोहन के कारण से निरंतर भूगर्भ का जल दबाव में था, हमारे भूगर्भ के जल स्रोत सूखते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर इसे लीड किया और उसके चलते हुए विभिन्न योजनाएं ली गई, राज्य सरकारों में चेतना का व्याप हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों के स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा, विभिन्न इंटरवेंशंस लिए गए। अटल भूजल योजना के माध्यम से पहली बार देश में डिमांड साइड को एड्रेस करने के लिए काम हुआ और अमृत सरोवर के माध्यम से देश भर में ऐसे तालाबों को बनाने की योजना पर काम किया गया। इन सब के चलते हुए एक जल चेतना का व्याप देश में हुआ है और उसके चलते देश में जल संरक्षण को लेकर के जो गतिविधियां हुई, बरसात के जल और वर्षा जल के भूगर्भ में पुनर्जनभरण को लेकर के जो गतिविधियां हुई, उसके चलते हुए मैं आज सदन को प्रसन्नता के साथ में सूचित करना चाहता हूं कि देश में भूगर्भ के जल का जो गिरता हुआ ट्रेंड था, पिछले 4 साल से लगातार वो ट्रेंड न केवल ठहरा है अपितु वापस रिचार्ज होने की दिशा में बढ़ा है। आज जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक थे, उन सब ने पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। जो गिरने वाले ब्लॉक्स की संख्या में सुधरने वाले ब्लॉक्स की संख्या बढ़ी है। लेकिन निश्चित रूप से हम विभिन्न इंटरवेंशन के माध्यम से पानी का उपयोग, हम संचित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और एक एक बूंद पानी से अधिकतम लाभ ले सकें। इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई है, हमने जिस तरह से माइक्रो इरिगेशन को एक्सपैंड करने के ऊपर काम किया है, जो उपलब्ध पानी है उस उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकें, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन की सीमितता को देखते हुए उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हम किस तरह से अपने देश में जो है पानी के को निर्बाध आपूर्ति कर पाए, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार सतत चिंतन मनन करते हुए काम कर रही है। इसमें मेरा भी मानना है कि सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर चिंता पर एक गंभीर प्रयास अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट उसके बाद और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से सरफेस वाटर को रोककर और तालाब बना सकें, तालाबों को गहरा कर सकें। इसमें अपना जो सांसद कोष निधि है उसका भी उपयोग होना चाहिए और जन सहयोग से भी करना चाहिए, ताकि हम पानी की जो चिंतित होने के लिए उसके लिए करें। सुदीप बंदोपाध्याय जी, मां नरेगा भी है, उसमें सभी है संसाधन का उपयोग। सर, व्हाट आई 75 तालाबों का अभियान चला था अमृत महोत्सव में, कई मान्य सांसदों ने अच्छे काम किए, ऐसे करना चाहिए अच्छे काम। सर, द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ हेमा मालिनी जी वाज interlinking of the rivers throughout the nation, which was proposed once by Atal Bihari Vajpayee ji. It was followed up by the next government also. But whether this proposal is at all viable, is it at all any
possible which can be implemented in the country? If so, how far you have taken a lead or progress in this proposal? शॉर्ट में बता देना आप। देखिए, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और हम दोहन कर सके, मैंने पूरे विस्तार से निवेदन किया था कि देश में लगभग 16-17% हिस्सा ऐसा होता है जहां हर साल बाढ़ आती है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वैसा देश भर में लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखे की चपेट होती है। हम इस तरह से एक वाटर ग्रिड बना करके एक सामने उपस्थित कर सकें, इसके ऊपर बहुत लंबे डेलिब्रेशंस होकर के, विचार होकर के इस तरह का निर्णय हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि ये सारे लिंक्स अगर सभी राज्य सहमत हो जाएं और ये सारे लिंक बना दिए जाए तो देश के जल संसाधनों की जो चुनौती है, वो चुनौती, जल की उपलब्धता की चुनौती को हम आने वाले सदियों तक के लिए एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद, इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि अगर इस तरह से चलेंगे तो अपने 20 प्रश्न है और प्रश्न लग रहे हैं केवल 3, इसलिए माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह, माननीय सदस्यों का आग्रह, संक्षिप्त में पूछें। क्वेश्चन नंबर 64, श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी। माननीय मंत्री जी। सदन के पटल पर रखा गया माननीय अध्यक्ष जी। श्री कोमती वेंकट रेड्डी। श्री विद्युत बरण महतो। विद्युत बरण महतो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मुराकाटी शाखा हमारे संसदीय क्षेत्र में जादूगोड़ा, मुसाबोनी, डुमुरिया प्रखंड के करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रबंधन है, जो मुख्यतः आदिवासी किसानों की गाजिया स्थिति खरकाई नदी पर वर्ष 2019-20 को 500 करोड़ लागत से बैराज बनकर तैयार है। पिछले 3 वर्षों से मुराकाटी शाखा नहर नहीं बनने के कारण सारे किसान इस सिंचाई सुविधा से वंचित है। विगत 4 वर्षों से औपचारिक माननीय प्रश्न पूछे ना सदस्य जी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उक्त योजना को क्या जल्द से जल्द नहर निर्माण करने का काम करेंगे ताकि उस क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जल क्योंकि राज्य का विषय है, इस तरह की योजना का निर्माण करना, DPR बनाना, उस योजना को लागू करना, नहरों का जो है जाल खड़ा करना और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना, ये सभी राज्य सरकार के दिशा में के विशेषाधिकार में है। इस तरह का कोई भी प्रपोजल अभी भारत सरकार में लंबित नहीं है। माननीय सदस्य यदि पत्र लिखेंगे तो मैं माननीय सदस्य के बिहाफ पर राज्य सरकार को उस पत्र को लिख करके इनकी चिंता को संसूचित करूंगा। राजीव प्रताप रूडी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बिहार में एक गंडक कैनाल है जहां वाल्मीकि नगर नेपाल की तरफ से पानी आता है 15,000 क्यूसेक, और उसके लिए 8,000 क्यूसेक बिहार का है, लेकिन पानी बिहार तक नहीं पहुंचता है। बार बार मैं इश्यू उठाता हूं, पानी चोरी हो जाती है। और उसके लिए एक बड़ा प्रस्ताव सेंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल से, क्योंकि मेरा जिला सबसे अंतिम है और सबसे कम सिंचाई की व्यवस्था है, भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे विमर्श समय समय पर होता रहा है माननीय मंत्री जी से, और इनकी भी संवेदना। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या भारत की सरकार इस 2 बड़ी योजनाएं जो गंडक कैनाल के पानी को सारण जिला तक पहुंचाने के लिए प्रस्तावित है, जिसका बाढ़ नियंत्रण में भी एक प्रस्ताव है और एक इरिगेशन का भी है और एक बाढ़ नियंत्रण का भी है, ये दोनों प्रस्ताव भारत सरकार पर DPR बनने के बाद भारत सरकार के इस 2 विभागों में प्रस्तावित है, जिसके बारे में भारत की सरकार क्या कोई निर्णय लेना चाहेगी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। इस पर आपकी जानकारी भी है और मैं आपसे कुछ जानना भी चाहूंगा बिहार के हित में। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को लेकर के प्रश्न किया है, उस योजना की DPR बन के जो पहले इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस 2012 में हुआ था, वो बहुत ज़्यादा पुराना होने के जाते कॉस्ट या जो है रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेशन करके उसके रिवीजन को वापस करना और एक बार फिर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस देने की आवश्यकता थी। प्रपोजल के लिए वापस जो है इस को विचार के लिए जब ये प्रपोजल आया था,
हमने CWC ने दौरे विचार इसे बिहार सरकार से कुछ और सूचनाओं को देने के लिए भेजा है। बिहार सरकार द्वारा एक बार उन सूचनाओं को देने के बाद उसका अप्रेजल करके उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाए। निशिकांत दुबे। अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड का एक एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है बटेश्वर पंप नहर योजना। पिछले 20 साल से वो नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण गोड्डा में जो गंगा का पानी आना है मेरे लोकसभा में, वो नहीं आ पा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है या पूछना है कि वो AIBP का जो स्कीम है बटेश्वर पंप नहर योजना, उससे किसानों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, बिहार सरकार के कारण वो कभी जिंदगी में वो पानी नहीं आएगा, यही पूछना था सर। धन्यवाद। देखिए, माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित ही उनकी चिंता जायज है कि राज्य सरकार के रवैये के चलते हुए प्रोजेक्ट निश्चित रूप से डिले हुआ है, लेकिन ये कहना कि मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, हम सबको आशान्वित रहने की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है, और हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इस दृष्टिकोण से जो है हमें सफलता मिलेगी। अभी तक मैं ये आग्रह करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि इस विषय में राज्य सरकार ने, माननीय सदस्य ने मुझे पहले भी पत्र लिखा था, मैंने राज्य सरकार को उस पत्र को अग्रेषित किया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रपोजल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, श्री श्रीधर कोटागिरी। Question number 65. Thank you, sir. While road safety is of primary importance, functionality and convenience of local population should also be considered. A greenfield highway currently under construction from Sattupalli to Devarpalli, covering 80 kilometers cutting across my parliamentary segment. There are 3 SC segments and 2 ST segments on the path. It was initially a 6-lane highway with service road on either side. I now realize that the service road was cancelled, causing a lot of hardship to the local farmers who have to approach their farmlands on a daily basis. It's adding a few extra kilometers for each of them. The service road, I was told, was cancelled due to safety concerns, and also that it was an obstacle for the speed of the highway because it was meant to be an express highway. I request through you, sir, that development should be inclusive and not cause hardship to the local population or to anyone for that matter. So I request Honourable Minister to consider providing for a service road, just a service road, with no additional exits or entries to the highway. Land is also being acquired for the same. It can accommodate a service road as well. Without the service road, the local population are currently enraged and do not look at it as a road to development, as there are only 2 entries and exits in the entire 50-kilometer stretch. Kindly, through you, sir, I request Honourable Minister to look into this matter and try and provide for it. Thank you, sir. Honourable Speaker Mahoday, basically the express highway is axis control, and the speed in the express highway is more than 100 kilometers, 120 kilometers. Now with the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents, that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972, and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase. Now the problem is that when we make the express highway, there are huge people demanding for increase in the speed, because some of the people driving on Delhi-Mumbai express highway with the speed of 140 kilometer, 160 kilometer, and they are asking me that you should relax the law related with the speed. At the same time, there is a demand. Some of the people are telling me you reduce the speed, and that is the reason the accidents are increasing. Now the problem is that at the same time, if we can connect service road, then again it will be a problem.
But by considering the convenience of the people, and when you are presenting this problem to me, I will again check it, verify it, and I will try to find out the way out. But one thing is absolutely correct, where I need cooperation from all the stakeholders related with road accident. It is very unfortunate. It is a loss of GDP of 3.14%. And the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem. And I am very sorry, unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death, where we say a problem of human behavior. They have to obey the law, lane discipline, driving license, don't talk on the mobile phone at the time of driving. These are the small things where we need cooperation from the people. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र